नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। संगारेड्डी के कांग्रेस की रुकन असम्बली टी जयप्रकाश रेड्डी ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वो डेंगू और कैंसर जैसे अमराज को आरोग्यश्री में शामिल करते हुए उसे दोबारा नाफिज अमल बनाया जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना का हर जिला डेंगू से मुतासिर है और दवाखानों में इलाज मुआवजा महंगा होता जा रहा है। जग्गा रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो मौके पर सेहत व तिबाबत का एक आला सतह इजलास फौरी तलब करें और सूरत हाल का जायजा लें। मैं मेरा संगारेड्डी कॉन्फ्रेंस में तजुर्बा से बोल रहा हूँ। मैं संगारेड्डी का पब्लिक आज का दिन मैं 5-6 महीने से मैं जो देख रहा हूँ, ये डेंगू के ऊपर से बहुत लोग सफर हो रहे हैं। ये डेंगू फीवर आके एक घर में अकेले को नहीं आ रहा, एक घर में अगर बेटे को आए तो माँ बाप को आ रहा, माँ बाप के तो बेटे को भी आ रहा, कहीं को आ रहा बोले तो ज्यादा हमारा अपन करे स्लम्स है। ये स्लमों में जो मच्छर रहता है वो आगे काट के पब्लिक को बहुत परेशानी कर दे रहे हैं। आज का दिन मैं बोल रहा हूँ ये कैसा होगा बोलते, आज का एक डेंगू पेशेंट हॉस्पिटल गए तो कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। एक घर में एक गरीब और 1 लाख रुपए खर्च करके ट्रीटमेंट कराना बोलते मुश्किल है। या उसमें कोई आटा वाला रहता या रिक्शा वाला रहता है या एक लेबर रहता, नहीं एक जने 20,000 कमाने वाला रहता, ऐसा एम्प्लॉयज भी समझो। किसी को भी ऐसे जो डेंगू आ रहा है वही लोग पैसों के लिए बहुत मुसीबत फंसे है। एक घर में 2 जने को डेंगू आ रहा, एक घर में एक आए तो 1 लाख हो रहा, 3-4 लोग हो तो 4 लाख हो रहा। ये पैसे गरीबी कहाँ से लाके ट्रीटमेंट करा रहा है। इसीलिए मैं केसीआर साहब या गवर्नमेंट को, सीएम साहब को ये मेरा दरखास्त है, सीएम साहब फौरन ये आरोग्यश्री में इमीडिएटली करके जिधर भी डेंगू आने वालों को फ्री ट्रीटमेंट करने के लिए आरोग्यश्री में लाके रख के उसको आम पब्लिक को डेंगू के बगैर पैसों से ट्रीटमेंट होने का हुक्म दीजिए। जो तालुकों में, डिस्ट्रिक्टों में या किधर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कराने के लिए इलाज करने के लिए ऐसे लोगों को गवर्नमेंट गरीब पब्लिक को या किसी को भी बचाने का काम गवर्नमेंट का रहता है। इसलिए मैं केसीआर सीएम साहब को अपील कर रहा हूँ, फौरन ये जो डेंगू के नाम पे जो परेशानी हो रही पब्लिक, ऐसा पब्लिक बचाने में गवर्नमेंट को मेरा अपील है, आरोग्यश्री में लगा के आम पब्लिक को बचाना बोल के मेरा दरखास्त है। वैसा ही कैंसर भी वही प्रॉब्लम है, छोटे पैदा से लेकर थोड़े बच्चों को, हर एक बच्चे को आ रहा, हर एक बड़े को भी आ रहा, उसमें भी 1 लाख से 20 लाख तक खर्चा आ रहा। उसके लिए भी गवर्नमेंट में इससे पहले भी अपील करा, कैंसर का भी इम्पोर्टेंस लो, आरोग्यश्री में बोलकर उसके लिए भी सोचो। वैसे ही ऐसा कोई पैसे वाले है, ऐसे लोग आके ट्रस्टा लगा के ऐसा गरीब लोगों को बचाने में सामने खाना बोल के मैं मीडिया की तरफ से अपील कर रहा हूँ। चलिए रियासती बीजेपी के तर्जुमान राकेश रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने आरटीसी की जारी हड़ताल का सख्त नोट लिया है और बीजेपी कार्यालय पार्लियामेंट से रियासत के हालात के बारे में मालूमात हासिल की है। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राकेश रेड्डी ने कहा कि ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी की क़यादत में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की और 2 महीने से जारी हड़ताल और उसके असबाब और असरात से वाकिफ करवाया। बीजेपी के तर्जुमान ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वो आरटीसी की यूनियन से फौरी बातचीत शुरू कर दे और हड़ताल को ख़त्म करवाने जेएसी के गैर मशरूत हड़ताल ख़त्म करने की पेशकश का खैर मकदम करे। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा और मौका हुकूमत को नहीं मिल सकता। रेड्डी जी ने यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी को मिलके जो तेलंगाना में आरटीसी स्ट्राइक का जो हैपनिंग है उसके बारे में अपडेट किया है और वो तुरंत सीएम साहब से बात करने के लिए कोशिश किया, लेकिन सीएम वो उस समय वो प्रेजेंस नहीं था, इसलिए वो दोबारा बात करने के लिए कोशिश करेंगे ऐसे बोला है। और एक वीक में
आने वाले एक वीक में सेंट्रल और स्टेट ट्रांसपोर्ट वो अधिकारियों को बुला के इस समस्या के बारे में चर्चा करके एक सॉल्यूशन निकालेंगे, ऐसे हमारा यूनियन मिनिस्टर ने बोला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आरटीसी एम्प्लॉइज को अपील कर रहे हैं कि प्लीज डोंट वरी, भारतीय जनता पार्टी इज देयर विथ यू, वी आर इन solidarity with your fight, we will fight till the end, till the lawful and justifiable demands are met by the state government. टीआरएस के लीडर और सेटविन के साबिक चेयरमैन इनायत अली बाकरी ने मेहदीपट्टनम इलाके में फुटपाथ पर कब्जों के खिलाफ जेएसएमसी की तरफ से कल चलाई गई मुहिम पर शदीद तनकीद की। इस इलाके का दौरा करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो हैकर्स को पहले मुतबादिल जगह फराहम करे और इसके बाद ही ऐसी कोई मुहिम शुरू करे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हैकर्स और गरीब आवाम के हुकूक को तस्लीम करते हुए अपनी रूलिंग दी है। उन्होंने कहा कि जेएसएमसी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और होटलों के सामने गैर मजाज कब्जों और पार्किंग को बर्खास्त नहीं करती, बरखिलाफ इसके उसका निशाना गरीब लोग ही बनते हैं। आज शहर हैदराबाद में सेंट्रल जोन में स्पेशल ड्राइव फॉर फुटपाथ इंकरेजमेंट के नाम पर हमारे जोनल कमिश्नर साहब और म्यूनसिपल के अमले की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो 3 दिन हो या 4 दिन का होगा, मगर इसके अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ख़ास तौर पर फुटपाथ पे कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को इस दायरे में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का क़ानून, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, पार्लियामेंट का एक्ट है और जियो 11 के नाम पर आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत ने दिया है। उन्होंने कहा कि फुटपाथ पे कारोबार करने वाले जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनके लिए जब तक आईडी कार्ड, सर्वे और उसके बाद इनको जब तक के लाइसेंस इशू नहीं किया जाता, फिर लाइसेंस के बाद इनके मार्केट जब तक नहीं बनाए जाते, इन किसी की भी लोगों को उनकी जगहों से बेदखल नहीं किया जाएगा। ये बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट के, पार्लियामेंट के और आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत के बाज़ाब्ता ऑर्डर से जियो 11 के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फुटपाथ इंकरेजमेंट के नाम पर स्ट्रीट वेंडर्स को हरासमेंट करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि फुटपाथ पे कारोबार करने वाले तमाम लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर लाइवलीहुड प्रोटेक्शन एक्ट है जो ऑलरेडी पार्लियामेंट से अप्रूवल हुआ 2014 में। उसी के कानून के तहत पे आज तक यहाँ पर आईडी कार्ड्स, सर्वे, टाउन वेंडिंग कमेटी का पूरा मुकम्मल काम यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुआ। मैं चाहूँगा कि इस बारे में जोनल कमिश्नर्स और हायर ऑफिसर्स तवज्जो दे। हाँ, जो शॉप्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, 4 मंजिला 6 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके सामने फिर 15 फीट 20 फीट के ऊपर वो कारोबार कर रहे हैं, कब्जा करके कर रहे हैं, उनका नाम है इंकरेजमेंट। फुटपाथ पे 3/4 पे या गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बैठे हुए लोगों को हटाना ये इंकरेजमेंट नहीं है, ये लाइवलीहुड एक्ट के अंदर बाज़ाब्ता पार्लियामेंट और जियो 11 के अंदर सीएम साहब DSO ये ऑर्डर है। अब इस शहर के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर और सीएम से बढ़कर कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं और उनको नहीं चाहिए कि तमाम लोगों को इग्नोर कर फुटपाथ इंकरेजमेंट के नाम पर स्ट्रीट वेंडर्स को हटाए। मैं चाहूँगा जोनल कमिश्नर साहब को इस बारे में इत्तला कम है, तो मैं चाहूँगा कि कमिश्नर साहब और हायर अथॉरिटीज़ लेकर चीफ सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन साहब इसमें इन्वॉल्व हो और खुसूसन आली जनाब KTR साहब का नाम लेकर जोनल कमिश्नर साहब का या उनके ऑफिसर्स का कहना है कि ये ऑर्डर्स KTR साहब का। KTR साहब कभी भी किसी गरीब को फुटपाथ पे कारोबार करने वाले को हटाने के लिए नहीं कहते। ये प्रोपेगेंडा गलत फैलाया जा रहा है, एक ऑनेबल हमारे लीडर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं जोनल कमिश्नर साहब को कहूँगा, जो कानून बताता है वही काम कीजिए। आप कानून से बालातर कोई शख्स या कोई भी या मैं या इस देश का मुल्क के अंदर कानून अहमियत रखता है। मैं आली जनाब फिर एक मरतबा अपील करूँगा कि मेयर साहब से, डिप्टी मेयर साहब से कि आप लोग मदाखलत करें और हमारे ऑनेबल मिनिस्टर्स का नाम बदनाम होने से रोके और स्टेट में हाँ
जो लोग कब्जा कर बिल्डिंग्स बनाए हैं, सामने 15 फीट 10 फीट 20 फीट पे कब्जा करे हुए हैं और अपने कारोबार चला रहे हैं, आप उनको बेदखल कीजिए। बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं हमारे ही सामने। आज यहाँ बजाज एक फार्मेसी बोल के रहे, कम से कम 15 फीट के ऊपर सामने वो लोग कब्जा करे हुए हैं और उनको छोड़ के चाया जाता है और दिखता कौन फुटपाथ पे एक छोटा सा कारोबार करने वाला शख्स ही आपको नज़र आता है। अब मैं जिस जगह पे डरा हूँ, ये गवर्नमेंट, ये फुटपाथ रोड के बाद फुटपाथ के अंदर है, सो ये जगह है और इसको कहा जा रहा है हम निकालेंगे। अरे भाई ये तो अंदर है, सरकारी ज़मीन के ऊपर है, सरकारी अमले के अंदर जगह के ऊपर है, इनको क्यों निकालेंगे आप? ये पूछने के ऊपर कहते हैं कि नहीं ये ऑर्डर ऊपर से है। ये ऐसे ऑर्डर कभी नहीं देते कि जहाँ सरकारी ज़मीन पे सिस्टम पे है उनको बचना चाहिए। फिर मैं एक मरतबा अपील करूँगा तमाम स्ट्रीट वेंडर से कि आप अपनी एकता के साथ भरोसा रखिए, आप लोगों के साथ इंसाफ होगा। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट को 22 और 23 नवंबर को तिहाड़ जेल में महरूस साबिक वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम से तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी है। इन्फोर्समेंट की दरखास्त पर खुसूसी जज अजय कुमार कोहार ने यह हुक्म दिया। इन्फोर्समेंट ने बताया था कि वो चिदम्बरम से 2 दिन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे तक पूछताछ करना चाहते हैं। उन्हें कुछ दस्तावेजात भी बताना है। वाज़ेह है कि अदालत ने 16 साल चिदम्बरम की दरखास्त जमानत को मुस्तरद करते हुए उन्हें 27 नवंबर तक अदालती तहवील में दे दिया है। फिल्म स्टार से सियासतदान बन जाने वाली हेमा मालिनी ने आज लोकसभा में बंदरों की कसरत और उनकी शरारत का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि उनके हल्के मथुरा में बंदरों से लोगों का जीना दूभर हो गया है। सारे बंदर जंगलात को छोड़कर शहर का रुख करने लगे हैं। हद तो यह है कि वो घरों में दाखिल होकर तबाही मचा रहे हैं। मथुरा में यात्री भी आते हैं, लेकिन अब उन्हें भी डर लगने लगा है क्योंकि बंदर उन पर हमला करने से गुरेज नहीं करते। लोकसभा के दूसरे अरकान ने भी हेमा मालिनी की तायीद की और अपने अपने हल्के में बंदरों की आबादी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। मेरा विषय है बंदरों के आतंक से तीर्थ स्थलों में जो रहने वाले तीर्थयात्री लोग हैं उनके लिए जो समस्या है। हम बंदर का नाम लेते ही सबको बड़ा मजाक लगता है, लेकिन ये विषय बहुत ही गंभीर है, इसके लिए मैं आज आपके सामने ये उठा रही हूँ। मेरा क्षेत्र मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन में बंदरों की समस्या से बहुत ही परेशान हैं वहाँ के लोग। जहाँ पर वृंदावन जो बहुत घना जंगल हुआ करता था, जहाँ बंदर लोग खुशी से रहते थे, खाते पीते थे, लेकिन आज सिर्फ बिल्डिंग है और पेड़ तो बहुत ही कहने लायक भी नहीं है, इतने ही हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के बंदर, भूखे बंदर जो हैं, खाने की तलाश में घर घर जाकर आतंक मचाते हैं और वहाँ के लोग, नागरिक जो हैं, उसे मार मार कर भगा देते हैं। और तीर्थयात्री जो हैं वो उनको फ्रूटी खिलाते हैं और समोसा, कचौड़ी, मथुरा का पेड़ा खिलाते हैं, जिसकी वजह से बंदर लोग बहुत ही बीमार हो चुके हैं। और ये बीमारी इतने फैल गई है कि बहुत सारे बंदर बीमार हैं और वहाँ के लोगों के ऊपर भी ये बीमारी फैल रही है। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो उन्होंने बहुत कोशिश करके संख्या को कम करने के लिए बंदरों के स्टेरिलाइजेशन भी किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो बहुत वायलेंट हो गए हैं और ये लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। और ऐसा हुआ कि कई लोग मर भी चुके हैं वृंदावन में। ये सच है।
मेरा मानना है कि जितना हम लोगों को इस धरती पर रहने का हक है, उतना ही जानवरों को भी रहने का पूरा हक है। इसके लिए एक समाधान होना चाहिए कि मैं वन विभाग से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग एक मंकी सफारी जैसा बनाकर बंदरों को एक जगह में रखेंगे तो नागरिक और बंदर दोनों का समस्या कम हो सकता है। लेकिन मैं केंद्र सरकार से बहुत ही विनती करती हूँ कि इस बात को गंभीरता से लें और इसके समस्या जरूर करें, इसे मजाक न समझे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। करीमनगर के कलेक्टर सरफराज अहमद और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत वायरल हो जाने के बाद अब जिला कलेक्टर ने इस पर साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से इजाजत भी मांगी है। इस बातचीत में दोनों ने बंडी संजय के इंतखाबी अखराजात पर बातचीत की है। दूसरी तरफ वजीर पसमानदा तबकात जी कमलाकर ने जिला कलेक्टर पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने उनकी शिकस्त के लिए साजिश की थी। शहर का मजाफती इलाका गच्ची बोली अब एक पुरसुकून और खामोश इलाका नहीं रहा। गुंजान आबादी और बड़े पैमाने पर तरक्की के बाद अब यहाँ सूती आलूदगी में इजाफा हुआ है। तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन बोर्ड के मुताबिक यहाँ शोर शराबे की सतह में भी इजाफा हो रहा है। गाड़ियों की आवक जावक और हारन बजाने, तामीराती कामों का सिलसिला जारी रहने इसकी अहम वजह है। हैदराबाद के इलाके तारनाका और एबिड्स भी रात दिन मसरूफ रहने लगे हैं और ट्रैफिक की वजह से सूती आलूदगी का शिकार हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज समकियात के कौमी दिन पर मछुआरों के लिए वाईएसआर मेतसाकारा भरोसा स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम के तहत 21 साल से 61 साल की उम्र के 1,22,000 मछुआरों को अप्रैल और जून के दौरान माहाना 10,000 रुपये की रकम मिला करेगी, क्योंकि इन महीनों में मछलियों का कारोबार ठप रहता है। उन्होंने मछुआरों को मोटर बोट के लिए डीजल में फी लीटर 6 रुपये तक 9 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया, लेकिन इसकी हद हर माह 300 लीटर होगी। चीफ मिनिस्टर ने ममदीवरम असम्बली हल्के में गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की पाइपलाइन की तनसीब से मुतासर मछुआरों में 80 करोड़ रुपये की इमदाद तकसीम की। वजीर फिशरीज एम वेंकट रमना और वजीर ज़राअत कन्ना बाबू भी इस मौके पर मौजूद थे। పాదయాత్రలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం జూవెల దినెలను ఈ జిల్లాలో ఉప్పాడలోను పాదయాత్రలో ఇచ్చిన మాటల ప్రకారం మచిలీపట్నం దగ్గర నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మంచినీళ్లపేట, రాళ్లపేట, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురంలో, బియ్యపు తిప్ప, విజయనగరం జిల్లాలో చింతపల్లిలో, నిజాంపట్నంలోనూ కూడా వీటి అన్నింటిలో కూడా రాబోయే రోజుల్లో జట్టీలు కట్టించి ప్రతి కుటుంబానికి కూడా, మత్స్యకార కుటుంబానికి కూడా మేము తోడుగా ఉన్నాము, మా ప్రభుత్వం మత్స్యకార కుటుంబాలకు సానుభూతి పరులమని చెప్పి కూడా తెలియజేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతామని చెప్పి కూడా సగర్వంగా ఈ వేదిక మీద నుంచి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మత్స్యకారులకు మంచి జరగాలని, మత్స్యకార కుటుంబాలకు సంబంధించి మంచి ఆలోచనలతో వాళ్ళను గైడ్ చేసే పరిస్థితి రావాలి అని గ్రామ సెక్రటేరియట్లో కూడా సంబంధిత మత్స్యకార గ్రామాలలో 794 మంది గ్రామ మత్స్యకార సహాయకులను కూడా ఈ ప్రభుత్వం గ్రామ సెక్రటేరియట్లలో నియమించి మత్స్యకారులకు అండగా ఉండేందుకు చర్యలు తీసుకుంటా ఉందని చెప్పి కూడా సగర్వంగా వేదిక మీద నుంచి తెలియజేస్తా ఉన్నా. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है।
गुज़िस्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में तमाम रियासतों के अकाउंटेंट और डिप्टी अकाउंटेंट जनरल्स की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि हिसाब किताब के मामले में डिजिटल तरीका अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि हमारे मुल्क में तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है और नई टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जा रहा है। एक वो दौर भी था जब हमारे मुल्क में दफातर में हिसाब किताब की फाइलों का अंबार होता था। और गांधी जी कहते थे कि जिस तरह व्यक्ति अपना पीठ नहीं देख सकता, अपना बैक नहीं देख सकता, उसी तरह व्यक्ति के लिए अपनी त्रुटियों को देखना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप सभी वो दिग्गज हैं जो एक आईना लेकर सरकारी व्यवस्थाओं के सामने खड़े हो जाते हैं। ये कमियां हैं, ये गलतियां हैं, ये प्रोसेस ठीक नहीं है, और आप हिसाब किताब रखने वालों का हिसाब किताब करते हैं। लेकिन अभी जो महर्षि जी ने प्रेजेंटेशन दिखाया गया, उसमें मुझे खुशी है कि आपने अपना हिसाब किताब दिखाया। ये अच्छी पहल है। साथियों, 3 साल पहले जो संगोष्ठी हुई थी, उसमें मैं आप सभी के बीच विस्तार से चर्चा करने का अवसर मुझे मिला था और उस चर्चा के अनेक बिंदुओं पर जैसा मैं देख रहा था, बहुत सी बातों को आपने पकड़ करके उसको लागू करने का काम किया और आगे भी आपकी प्रक्रिया चल रही है। और मुझे याद है कि तब मैंने कहा था, सीएजी को टुकड़ों में सोचने के बजाय संपूर्णता में काम करने की जरूरत है। सिर्फ आंकड़ों और प्रक्रियाओं तक ही ये संगठन सीमित नहीं रह सकता है, बल्कि वाकई में गुड गवर्नेंस के एक कैटालिस्ट के रूप में आगे आना है। सीएजी को सीएजी प्लस बनाने के सुझाव पर आप गंभीरता से अमल कर रहे हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और उसके अनेक सुखद परिणाम भी देश को मिले हैं। देश में अकाउंटेबिलिटी और प्रॉबिलिटी का माहौल बनाने में इसके कारण एक मदद मिलती है, एक वातावरण बनता है। देश में आउटकम आधारित टाइम बाउंड तरीके से काम करने की जो व्यवस्था विकसित हो रही है, उसमें सीएजी की बहुत बड़ी भूमिका है। ये सब संभव तो हो पा रहा है, तो इसके पीछे आप और आपके जो साथी हैं, और विशेषकर जिनको फील्ड पर काम करना होता है, फील्ड पे जाकर के ऑडिट करना होता है, कहीं माइनिंग चलता है तो उसको वहां जाना पड़ता है, जाकर के देखना पड़ता है, और राज्यों में भी जाकर के महीनों महीनों तक एजी ऑफिस के साथी फील्ड में डटे रहते हैं, वहां बैठे रहते हैं, एक एक कागज को छानबीन करते रहते हैं, और कभी कभी तो परिवार के साथ भी लंबे अरसे की दूरी हो जाती है, और तब जाकर के सारी प्रोसेस निकलती है। और ऐसे ही निष्ठावान साथियों के कारण सीएजी की विश्वसनीयता बनी है और मजबूत हुई है। साथियों, दशकों से खड़ी की हुई इस व्यवस्था में बहुत तेजी से परिवर्तन लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है।
क्योंकि शायद सरकारी व्यवस्थाओं में जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र है ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है तो वो सीएजी है। 1860 में हुआ, हाँ, और वो भी 1857 के बाद हुआ था, तो उसके पीछे एक हिस्ट्री है। कभी आप लोग गहरे जाओगे तो काफी कुछ मिलेगा उसमें से। आजकल तो रिफॉर्म को एक बड़ा फैंसी वर्ड माना जाता है। अरे हर कोई कहता है मैं भी रिफॉर्म करता हूँ, रिफॉर्म कहीं कुछ भी करो रिफॉर्म में आ जाता है। लेकिन असली रिफॉर्म तब आता है जब किसी संगठन में पूरी रैंक और फाइल पूरी ईमानदारी से उसके लिए तैयार होती है, मोटिवेट होती है। और ये बात देश की हर सरकार, हर संस्था, हर संस्थान पर लागू होती है। और जिसमें सीएजी भी है। सीएजी की जिम्मेदारी इसलिए भी अधिक है क्योंकि आप देश और समाज के आर्थिक आचरण को पवित्र रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, और इसलिए आपसे उम्मीद भी जरा ज्यादा रहती है। साथियों, नीति के, अर्थशास्त्र और ऑडिटिंग के प्रेरणा पूज्य चाणक्य कहा करते थे, ज्ञानम भारः क्रियाम विना। यानी अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन उसको आप सही जगह पर, सही दिशा पर नहीं लगाते हैं तो वो अपने आप में बोझ बन जाता है, वो निरर्थक हो जाता है। और इसलिए आपके पास एक प्रकार से दोहरी जिम्मेदारी है। आपको अपने ज्ञान और अनुभव का प्रसार करना है, तो साथ साथ एथिक्स भी मजबूत बनाने हैं। और जिसको चाणक्य ने अपने पूरी नीति शास्त्र के अंदर सबसे ज्यादा महत्व दिया था। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में, बदलती टेक्नोलॉजी के इस दौर में ऑडिट और एश्योरेंस की भूमिका और उसमें बदलाव बहुत अहम हो चुके हैं। साथियों, टेक्नोलॉजी को आधार बनाकर ट्रांसपेरेंसी लाने के प्रयास आप सभी बीते 5 वर्षों से निरंतर देख रहे हैं। सरकार का हिसाब किताब खुला और पारदर्शी रहा है, बल्कि एक डैशबोर्ड की तरह है। जो भी है वो सबके सामने है, जितना भी है वो स्पष्ट दिखता है। टेंडर से लेकर के प्रोक्योरमेंट तक एक पारदर्शी प्रक्रिया सरकार ने खड़ी की है। अब अधिकतर टेंडर ऑनलाइन होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी सर्वेलेंस साइंटिफिक तरीके से होती है। जेम यानी जनधन, आधार, मोबाइल, इससे सामान्य मानवी तक सरकारी योजनाओं को लाभ डायरेक्ट पहुंच रहा है। और जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इससे सरकार अपनी प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट करती है। आज सरकार की 450 से ज्यादा स्कीम का लाभ डायरेक्ट लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जिसके कारण करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। विशेष तौर पर जीएसटी जैसे चुनौतीपूर्ण और जटिल सुधार को देश के व्यापारिक संस्कृति का हिस्सा बनाने में तो आपने भी सराहनीय भूमिका निभाई है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे अग्रणी डिजिटाइज इकोनॉमी में से एक है और यहां तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। डिजिटल व्यवस्था ने नागरिक और सरकार के बीच के इंटरफेस को, सद्भाव को, विश्वास को तो मजबूत किया ही है, सरकारी प्रक्रियाओं पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ा है। हमारे रिकॉर्ड मेंटेन करने के तौर तरीके भी बदलते जाते हैं। और मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। पहले जो सरकार को पेमेंट होती थी, उसके चालान नागरिकों को, सरकारी दफ्तरों को, ट्रेजरी को, सभी को अलग अलग रखने पड़ते थे। लेकिन अब फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ऐप में ही पेपरलेस तरीके से स्टोर हो जाता है। इससे जनता को तो सुविधा हुई है, सीएजी की ऑडिट प्रोसेस पर भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। साथियों, आज जब भारत $5 ट्रिलियन की आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है
उसमें भी आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप जो करेंगे उसका सीधा असर सरकार की एफिशिएंसी पर पड़ेगा, सरकार की डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग पर पड़ेगा। आप जो कुछ करेंगे उसका सीधा असर बिजनेस संस्थानों की एफिशिएंसी पर भी पड़ेगा। आप जो कुछ करेंगे उसका सीधा असर भारत में निवेश पर पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर पड़ेगा। आज जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सटीक ऑडिट भी चाहिए ताकि वो अपने पांच का सही एग्जीक्यूशन कर सके। वहीं वो ये भी नहीं चाहते कि ऑडिट के प्रोसेस बहुत ज्यादा समय लगे। यहीं से आपकी चुनौती शुरू होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।